हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यूपीएसआई से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर। जिस तरह के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो आपके डाउट हैं उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं कि पहला ये कि क्या भर्ती कभी भी निरस्त की जा सकती है? और बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना है कि क्या नियुक्ति संविदा के तहत होगी? और अगला एक और प्रश्न है जो सभी के दिमाग में है कि क्या ईडब्ल्यूएस के तहत फॉर्म भरना चाहिए और उसका हमें लाभ मिलेगा? अगर क्या लाभ मिलेगा अगर हम ईडब्ल्यूएस के तहत फॉर्म भर देते हैं, तो क्या हम जनरल की कट ऑफ से या जनरल में जो काउंट होने से वंचित कर दिए जाएँगे? तो ये सारी तरह के प्रश्न हैं सभी के दिमाग में यूपीएसआई 2021 से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी को इन प्रश्नों के जवाब देने वाला हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या नियुक्ति संविदा के तहत होगी? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफ़िकेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों की पर की जा रही भर्ती जो है अस्थायी होगी। तो इस चीज़ को लेकर सभी लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल इस भर्ती में दिया गया है। जनरली हर भर्ती में यही होता है कि आपकी जो नियुक्ति होती है वो अस्थायी तौर पर मतलब होती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस में क्या होता है, 2 वर्ष का परिवीक्षा काल रहता है आपका, यानी प्रोबेशन पीरियड रहता है। उस दौरान आप स्थायी माने जाते हैं और 2 साल के बाद जो है आपको स्थायी कर दिया जाता है। ये आपको मैं दिखाने के लिए आपको जो उत्तर प्रदेश की उप निरीक्षक और निरीक्षक पुलिस सेवा नियमावली 2015 है, उसको दिखाने वाला हूँ। इसमें जो नियम 20 और 21 है उसको आप देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर बताई हुई हैं। तो चलिए आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो आप इसे देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश नागरिक उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 है। और इसमें आप देखिएगा नियम 20 और 21, तो ये सारे नियम दिए हुए हैं और ये नियमावली है। और इस नियमावली को आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं इसका जो लिंक है आपको इसका पीडीएफ आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम नियम 20 की बात करते हैं। तो यहाँ पर नियम देखिएगा, 20(1) में जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें ये लिखा हुआ है कि सेवा में यहाँ पर देखिए, सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा। यानी आपको जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 वर्ष। इस दौरान क्या होगा, परीक्षा की अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाए। जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा बताया जाए उस हिसाब से आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। मतलब एक तरह से आप स्थायी नहीं किए जाते। इन्होंने कहा है कि परंतु ये आपवादिक परिस्थिति के सिवाय परीक्षा अवधि 1 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। और ये होता क्या है, अगर कोई भी आप इस प्रोबेशन पीरियड में ठीक से काम नहीं करते या किसी भी तरह का आप पर चार्ज लग जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो परीक्षा काल की अवधि है वो 1 वर्ष या 2 वर्ष और बढ़ा दी जाती है, यानी 1-2 वर्ष और स्थायी आप नहीं किए जाएंगे। तो ये रहता है। बाकी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी जॉब अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मत मान लो आपकी जॉब लग गई, ठीक है। बस नियुक्ति स्टार्टिंग में अस्थायी रहती है, उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाते हैं। नियम 21 को भी आप पढ़ लें, इसमें ये लिखा हुआ है कि नियम 20 के उपबंध के रहते हुए परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या तो बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति स्थायी कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो 2 वर्ष के बाद आपको स्थायी कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप की जो नियुक्ति है वो अस्थायी तौर पे की जा रही है कि संविदा पे की जा रही है। तरह तरह की जो भ्रामक चीज़ें आपके दिमाग में हैं वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप अच्छे से तैयारी करिए। बहुत लंबे समय बाद भर्ती आई है। और यूपीएसआई की भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट के लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक अटैम्प्ट मिलता है। 21 साल की एज में अगर भर्ती उसको आती है, 5-6 साल लग जाते हैं, होते होते वो 28 साल का ओवर एज जो है पार कर जाता है और फिर वो दोबारा भर्ती नहीं दे पाता। तो जनरल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी में एक अटैम्प्ट मिलता है। बाकी चाहे यूपीएससी दे दें, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें आपको अटैम्प्ट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अटैम्प्ट मिलता है। तो कितना ज़्यादा आपके अंदर जुनून होना चाहिए इस भर्ती के लिए, आप को ये मान के चल रहे होगा। तो चलिए तो दोस्तों, अगले देख लेते हैं कि अगला जो प्रश्न है सभी के दिमाग में है कि क्या भर्ती कभी भी निरस्त हो की जा सकती है।
तो दोस्तों इस तरह की चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही है। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें एक लाइन दी हुई है कि जो 1.3 लाइन पे आप जब पढ़ेंगे पॉइंट पे, तो उस पे लिखा हुआ है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। और इन्होंने कहा है कि ये भर्ती किसी भी समय और किसी भी भर्ती के स्तर पर जाकर इनके बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो ये चीज़ जो दोस्तों आप सभी ने पढ़ी होगी, उसके बाद आप सभी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या भर्ती निरस्त की जाएगी। तो दोस्तों ये ऐसा आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती निरस्त की जाएगी। ये हर किसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है सिलेक्शन बॉडी होती है, जो भर्ती बोर्ड होता है, वो अपने पास इस चीज़ का राइट रखता है कि वो किसी भी तरह किसी भी समय जो है इस चीज़ पर एक्शन ले सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको अवगत कराई जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ होगा ऐसा। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती बोर्ड की ऐसी कोई मंशा है कि वो इसको रिक्तियाँ चेंज करना चाह रहा है या फिर भर्ती को निरस्त करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए और आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो अगला जो लास्ट है चीज़ जो लोग पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो फॉर्म भरना है क्या सही रहेगा या हमें भरना चाहिए? तो जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन है हमारा 10% का, तो क्या अगर मैं ईडब्ल्यूएस के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ईडब्ल्यूएस के तहत फॉर्म फिल करूँगा, तो मुझे उसका क्या फ़ायदा, क्या ऐसा लॉस होगा कि मैं जनरल के तहत काउंट नहीं करा जाऊँगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आरक्षण की लिस्ट आप देख रहे होंगे, इसमें आप ऊपर पढ़िएगा लंबवत यानी वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। और जो वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं जैसे कि एससी का होता है, एसटी का होता है, ओबीसी का होता है, उसी के तहत एक ये नया रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस, इसको ऐड किया गया है। मतलब जैसे कि ओबीसी में होता है, ओबीसी के कैंडिडेट अगर बहुत अच्छी रैंक लेके आता है, जनरल की मेरिट में फिट हो जाता है, तो उसको जनरल में दिया जाता है। अगर जनरल की वैकेंसी फुल हो जाती है और जनरल की मेरिट से नीचे आता है, फिर उसको ओबीसी की मेरिट में लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ओबीसी की जो कट ऑफ रहती है वो जनरल से नीचे रहती है। तो ऐसे ही सेम एज इसमें भी होने वाला है कि जनरल में अगर हमारे पास जो वैकेंसी है उसमें फिल होने के बाद जो भी कैंडिडेट की कट ऑफ और नीचे होगी, तो 10% जो वैकेंसी है जो हमारे ईडब्ल्यूएस की, उसके तहत भरी जाएंगी। यानी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ से नीचे रहेगी। और ऐसा होता है और बहुत सारे एग्जाम में आपने सभी ने देखा होगा। उसके तहत मैं आपको कुछ पुराने हमारे जो हैं रिजल्ट हैं वो आपको दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले, और ये मैं आपको एक और दिखा दूं कि ये होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, ये फिक्स रहता है कि इसमें 2% इनका रिजर्वेशन है, तो इनको सिर्फ इन्हीं में रहना है। इतनी वैकेंसी होंगी तो सिर्फ इतने की तहत ही रहेंगे। अगर 2% की वैकेंसी, मान ली 5 वैकेंसी हैं, तो 5 ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तहत भरी जाएंगी। उसके बाद 5 वैकेंसी फिल होने के बाद इनको जनरल में माना जाएगा, अदरवाइज इनका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर इनको 5 लेना है तो सिर्फ 5 ही लेना है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कोई भी कोटा नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर महिला की अगर बात करें तो 20% रखा गया है। नहीं, 20% मैक्सिमम महिलाओं को सिलेक्ट किया जाएगा, ये भी हॉरिजेंटल में है। और 20% जो भी वैकेंसी बनेंगी, 1800 समथिंग वैकेंसी बन रही हैं, वो सारी महिलाओं से भरी जाएंगी। या फिर उसमें महिलाएं नहीं मिलेंगी तो वो वैकेंट रहेंगी, और अगर महिलाएं हो जाएंगी तो वो उसके बाद इतने के बाद एक्स्ट्रा एक भी कहीं और से नहीं फिल की जाएगी, यानी इनकी फिक्स रहेगी। अब इनके इंटरनल आरक्षण लगता है कि जैसे इसमें भी महिलाओं में भी ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, ठीक है, और एसटी होते हैं, ईडब्ल्यूएस होंगे, तो वो इनके 20% में ही लगेंगे। यानी 20% का 10% जब हम निकालेंगे तो वो हमारा महिलाओं के तहत आएगा। यानी 20% जो महिलाएं होंगी उनमें से 10% जो होंगी वो ईडब्ल्यूएस के तहत भरी जाएंगी। तो इस तरह से महिलाओं में भी रिजर्वेशन रहने वाला है। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ सीजीएल 2019-20 का जो टायर 2 का कट ऑफ है, वो आप देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हम बात करें एससी की, तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल की देखते हैं। जनरल की कट ऑफ इसमें रही है 180.12237। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कितनी रही, 175.31247। तो कितना बड़ा अंतर है इसमें, देख सकते हैं 5 नंबर का अंतर है। और आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ 5 नंबर का अंतर है, तो आप पेपर दीजिए, आगे आपको पता चल जाएगा कि 5 नंबर की क्या वैल्यू होती है।
तो इसके बाद अगर आप ओबीसी में बात करें तो देखिए ओबीसी में 172 रहा है, यानी 8 नंबर का अंतर है। तो कहीं न कहीं जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है वो ओबीसी और जनरल के बीच में रहती है। तो इसमें आपको 2-4 नंबर का फ़ायदा होगा और ये 2-4 नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों, 2-4 नंबर बहुत बड़ा है। आप उन लोगों से पूछिए जिनका सिलेक्शन होने से सिर्फ़ पॉइंटों में या 1 नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और पूरा एक भर्ती प्रक्रिया में कितना लंबा समय लगता है, फाइनली जब वो 1 नंबर से रह जाते हैं तो कितना दुःख होता है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि ईडब्ल्यूएस से अगर हम सिलेक्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस को, तो हमारा सिलेक्शन सिर्फ ईडब्ल्यूएस में होगा। ये पक्का है, आपको थोड़ा-सा और रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आपकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से थोड़ा नीचे जाएगी और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो भी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अभी समय है, और इसको ईडब्ल्यूएस के तहत ही फिल करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक भी अपने शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।